गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप जो लॉज बने थे जिन्होंने फ्रांस के लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया था वो ऑलमोस्ट 1789 के बाद ही बने, ठीक है, जिसमें एक था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। कल हमने डिस्कस करा था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि दास प्रथा को ख़त्म करना। आज हम सेंसरशिप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेंसरशिप एक्चुअल में होता क्या है। सेंसरशिप, आप लोगों ने सेंसरशिप और सेंसर वर्ड, सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा। कब सुना है? जब आप मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं। मूवीज़ से पहले कोई भी मूवी जब बनती है तो वो कहाँ जाती है? सबसे पहले सेंसर बोर्ड में पास की जाती है। कौन से सीन आपको दिखाने के लिए सही हैं, कौन से नहीं हैं, कौन सी मूवी आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है, किसको कौन सी कैटेगरी में रखना है, ये सारा काम सेंसर बोर्ड करती है। मतलब क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाने वाला काम सेंसर बोर्ड करती है। और ये चीज़ पहले भी होती थी, लेकिन उस टाइम में मूवीज़ नहीं होती थी, उस टाइम में होते थे हमारी बुक्स, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा भागते हो। न्यूज़पेपर भागते कैसे हो ना, वो मैं आपको बताऊंगी जब स्कूल खुलेंगे ना कि आप बुक्स से कैसे भागते हो। न्यूज़पेपर, जर्नल, प्लेज यानी कि नाटक, ये सारी चीज़ें होती थी उस टाइम में और इन्हीं के ऊपर सेंसरशिप वर्क करती थी। 1789 के बाद इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। अब इसको बैन करने के पीछे कि अब क्या बुक में छापना है, क्या न्यूज़पेपर में छापना है, नाटकों में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, वो सब चीज़ें हट गई थी। जो छापना है छापो, जो दिखाना है दिखाओ। बट ओल्ड रिजीम के टाइम में इस चीज़ के लिए किंग से अप्रूवल लेना पड़ता था। किस चीज़ के लिए? क्या छापना है, क्या नहीं छापना है और क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, अप्रूवल लेना पड़ता था। ओल्ड रिजीम से यहाँ मेरा मतलब है बिफोर द टाइम पीरियड ऑफ 1789। अप्रूवल क्यों लेना पड़ता था? कि कुछ किंग के बारे में कुछ गलत बात तो नहीं छाप दी गई है जिससे कि लोग उसके अगेंस्ट हो जाएं या एंग्री हो जाएं या प्रोटेस्ट कर दे उसके अगेंस्ट। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट सेंसरशिप प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम रियलिटी कि एक्चुअल में है क्या। अब किंग के अगेंस्ट कोई कुछ छाप तो सकता नहीं था क्योंकि सेंसर बोर्ड में ये चीज़ें देखी जाती थी ना। ऐसे में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ, मतलब वो राइट दिया जिसको हम आज के टाइम में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें आप किसी को कुछ भी बोल देते हो मुंह उठा के, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन, आपको ये नहीं पता आप किसको क्या बोल रहे हो। ये तो चीज़ें ये वो तो मॉरल वैल्यूज़ में आ जाती है, लेकिन राइट तो मिल गया ना, हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीच, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सब कब शुरू हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। हम थोड़ा सा इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ही फ्रांस में बुक के जो सिटीज़ थे उसमें बुक, न्यूज़पेपर, प्रिंट, पिक्चर की एक तरीके से बाढ़ आ गई थी। फ्रांस में क्या हो रहा है वो छापा जाने लगा, लोग अपने अपोजिंग व्यूज़ देने लगे, आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लगे। क्रिटिसाइज़ कौन करता है? क्रिटिसाइज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है, ना करने वाले की तो आलोचना भी नहीं होती है,
ठीक है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोग उनको, स्पेशली अपोजिशन वाले। अब यहाँ पर सॉन्ग्स और प्ले एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। किस तरीके से कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारे लोग इलिटरेट थे। जो पीपल इलिटरेट थे वो इन्हीं के थ्रू हर चीज़ को जानते और समझते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चलन में थे। और जो लिटरेट पीपल थे वो क्या करते थे? जो पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं उनको पढ़ते थे। जो भी वो आइडियाज़ देते थे ना, लिबर्टी और जस्टिस जैसे आइडियाज़ को वो लोग फॉलो करते थे। यही मैंने आपको बताया, सेंसरशिप बैन हो गई और उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अबॉलिशन हुआ 1789 के बाद ही ऑलमोस्ट सारे लॉज बने। अब इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं बचा। अब हमारा 2 पार्ट रह रहे हैं। देखो कौन कौन से। एक हमने कहा था नेपोलियन बोनापार्टे, आपने फोटो देखी होगी इसकी घोड़े पे बैठे हुए की, जैसे महाराणा प्रताप सिंह की है। 1804 में ये किंग ऑफ फ्रांस बनता है, लेकिन वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो इसको भी लालच था और ये कहाँ चला गया? आगे बढ़ता गया। इसने और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पर अपना एनेक्सेशन किया और वहाँ पर इस अपने जितने भी रिलेटिव से या घर वालों को तो उनको बैठाना शुरू कर दिया कब्जा करके। अब इसने क्या काम करा? ये कहता था वाई रूल अ कंट्री, when you can rule of whole world, जब आप पूरे विश्व पर शासन कर सकते हैं तो एक ही देश क्यों? तो इसने कुछ राइट्स दिए, लॉज बनाए। कुछ कौन कौन से बनाए थे? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ इसने पास किया। वेइंग, मापतोल की इसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम दिया, यूनिफॉर्मिटी दी। इसकी आर्मी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब आर्मी भी स्ट्रॉन्ग थी तो ऑब्वियस है ना, एनेक्सेशन तो बनता है, लेकिन हर एक राजा का एक समय होता है। 1804 पे इसने शासन शुरू किया तो नीचे आते आते 1815 में ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार भी गया। बहुत ठीक है। अब आप हर एक चीज़ की देखिए, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू वोट और पॉलिटिकल विमेन के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब की फाउंडेशन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्लेवरी को अबॉलिश किया, सेंसरशिप हटा दी गई। तो फ्रांस की इस रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति थी, इसका हिस्ट्री में और पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी बड़ा योगदान है। इसलिए हम इसको अपने चैप्टर्स में, अपने सिलेबस में हम इसको पढ़ते हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।